चलिए एक बार रिवाइज करें बेटा, एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं। पॉइंट फॉर्म में लिखवाया था। पॉइंट नंबर 1, जीएसटी ना तो यूनियन लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है। जीएसटी का अलग से एक आर्टिकल बना रखा है, आर्टिकल 246A। ऐसा इसलिए बेटा 17 टैक्सेस मर्ज हुए हैं, बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, एक अलग से ही आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल 246A। तो पॉइंट नंबर 1, जीएसटी इज गवर्न बाय आर्टिकल 246A। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। जो लैंड मास है वो तो इंडिया है, जे के उससे ऊपर भी ये क्या होता है बेटा एप्लीकेबल होता है। इवन अगर हम भारतीय जल सीमा में 200 नॉटिकल माइल्स तक चले जाएं, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आता है। इंडिया की डेफिनेशन है इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बेसलाइन भी इंडिया, अप टू 200 नॉटिकल माइल भी इंडिया। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज नोन एज हाई सीज। हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई सप्लाई लैंड मास पे करी तो भी जीएसटी है, अगर कोई सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में 200 नॉटिकल माइल्स तक करी तो भी जीएसटी है। और अगर इसके बात करते हैं बेटा, हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ जीएसटी शैल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। जहां टैक्सीबिलिटी के मल्टीपल रेट्स होते हैं वहाँ पर वर्ड यूज होता है ड्यूटी। जहाँ टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट हैं वहाँ वर्ड यूज होता है बेटा आपका टैक्स। जीएसटी टैक्स है तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट होंगे। 4 रेट है, 0%, 5%, 18%, 40%। 2 स्पेसिफिक रेट है बेटा, ज्वेलरी के ऊपर 3%, रफ डायमंड्स के ऊपर 0.25%। इन रेट्स को लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं टैरिफ रेट। उसमें सबसे पहले वाला बेटा वो गुड्स या वो सप्लाई जिसका मैथमेटिकल रेट 0 है, इसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नील रेटेड सप्लाई। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई। 2 टाइप की सप्लाई को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। नंबर 1, एक्चुअल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। नंबर 2, सप्लाई टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर। इनको सप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज़ है बेटा आपकी जीरो रेटेड। और व्हाट इज नील रेटेड, इसका मैथमेटिकल रेट क्या होता है 0%, इसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई। इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ाई थी मैंने, एग्जाम्प्टेड सप्लाई। वो सप्लाई जिसका कोई रेट तो है 5, 18, 40, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर देती है, उनको एग्जाम्प्ट करती है। इस टाइप की सप्लाई को बोलते हैं बेटा एग्जाम्प्टेड सप्लाई। ट्रैवलिंग, दिल्ली मेट्रो से अगर ट्रैवल करें पब्लिक इंपोर्टेंस में बेटा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, एग्जाम्प्टेड सप्लाई। एक स्पेसिफिक सप्लाई पढ़ाई थी मैंने, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई विच इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं इन्हें बोला जाता है बेटा आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 7 गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, ENA, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA बेटा, और 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 5 कौन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस। ये हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन 1954। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, सबसे पहली कंट्री आपके साथ फ्रांस थी, 1954 में वो जीएसटी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पॉइंट नंबर 5, जीएसटी इंडिया में बेटा 1 जुलाई 2017 को, ये भी बकवास है बेटा याद रखने लायक, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये चीज़ अच्छी है साहब। पुराने जो लॉ थे जीएसटी से पहले वो ओरिजिन बेस्ड थे, नए जो लॉ हैं जीएसटी बेटा ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहाँ गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होंगे। डी ऑफ दिल्ली, इसने गुड्स सप्लाई करी बेटा एम ऑफ मुंबई को। गुड्स का ओरिजिन दिल्ली है, डेस्टिनेशन मुंबई है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, रिवेन्यू किसके पास जाएगा बेटा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 बेटा, टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के बकेट में आए हैं, टोटल 17 टैक्सेस हैं जो जीएसटी के बकेट में आए हैं। पहले गुड्स के ले लेते हैं बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स बेटा आपका, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स।
चार टाइप की एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। दो टाइप की कस्टम ड्यूटी, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, और आखिरी में इनके ऊपर लगने वाला बेटा सरचार्ज एंड सेस। 11 गुड्स के हैं, 6 आपके सर्विसेज के। सर्विसेज में सबसे पहला बेटा सर्विस टैक्स, नंबर 2 लग्जरी टैक्स, नंबर 3 टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, नंबर 4 टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर, नंबर 5 एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, और नंबर 6 इनके ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस। बस ये 17 टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्सिड्यूम्ड हुए हैं। इसके अलावा जो नाम आपको नजर आ जाए, बेसिक कस्टम ड्यूटी 17 की लिस्ट में नहीं है, जीएसटी में नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 17 की लिस्ट में नहीं है, जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। रोड टैक्स 17 की लिस्ट में नहीं है बेटा, जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। मर्ज केवल ये हैं जो 17 की लिस्ट के अंदर। और इसमें भी याद रखने लायक एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, ये लोकल अथॉरिटीज भी लगाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाले मर्ज हुए हैं बेटा, लोकल अथॉरिटी वाला जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। एक तो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से टैक्सेस सब्सिड्यूम्ड हुए हैं, वो लिख के आ जाना। वो कई बार पूछ लेता है कि सेंट्रल के कौन से सब्सिड्यूम्ड हुए हैं या स्टेट के कौन से सब्सिड्यूम्ड हुए हैं। एक याद कर लो बेटा स्टेट, बाकी जो बच गए वो किसके हैं, सेंट्रल के। गुड्स के पहले चार कौन से थे गुड्स के, वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स और एंट्री टैक्स, ये चारों के चारों बेटा क्या हो गए, सब्सिड्यूम्ड हो गए। सर्विसेज के आ जाओ बेटा, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, और आखिरी में इनके ऊपर लगने वाला सरचार्ज एंड सेस। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया था बेटा क्वेश्चन फॉर्म में, पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी कि हमें नया सिस्टम लाना पड़ गया, या क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया था व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। क्या क्या कमियां थी बेटा, वैसे फट्टे मारो। मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल अथॉरिटी थी, मल्टीपल रिटर्न फाइल होती थी, मल्टीपल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, सारे काम मल्टीपल थे। क्योंकि बेटा सारे टैक्सेस मल्टीपल थे, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते थे, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट, अलग अलग लोगों को कंप्लाई करना है, हायर कंप्लायंस कॉस्ट। क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन होता था उसके कारण टैक्स के ऊपर क्या लग जाता था, टैक्स, इसको बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका साहब गुड्स और सर्विसेज का क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है जी गुड्स है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है सर्विस है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है गुड्स है। गुड्स के ऊपर वैट लग जाता था, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन होता था। रेस्टोरेंट 2017 से पहले बेटा उसके ऊपर वैट भी था और सर्विस टैक्स भी था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, खाना गुड्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, खाना सर्विस है। गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया नॉट प्रॉपरली डिफाइन। नेक्स्ट क्योंकि बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट था, हायर कॉस्ट पड़ती थी, फाइनल सेल प्राइस ज़्यादा होता था, और लास्ट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं था। इन कमियों को दूर करने के लिए क्या लेके आए थे बेटा हम, जीएसटी में अगर एडवांटेज अब बोले हम, सबसे पहला सिंगल टैक्स हो जाएगा, उसके बाद बेटा लेसर अकाउंटिंग कॉस्ट, लेसर कंप्लायंस कॉस्ट, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग का मतलब अब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि टैक्स ही एक है जीएसटी। लेसर सेल प्राइस होगा, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, और आईटीसी प्रॉपर अलाउड होगा। पुराने में आईटीसी की दिक्कत रहती थी, आईटीसी फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेज के टैक्स को सेल के टैक्स से क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। पुराने में वैट से सेट ऑफ हो जाता था, सर्विस टैक्स से सेट ऑफ हो जाता था, वैट सर्विस टैक्स से सेट ऑफ नहीं हो पाता था, सर्विस टैक्स वैट से सेट ऑफ नहीं हो पाता था। नए में दिक्कत ही खत्म है, परचेज के ऊपर भी जीएसटी, सेल के ऊपर भी जीएसटी, आपस में क्या हो जाएंगे, ये सेट ऑफ हो जाएंगे। और फिर लास्ट क्लास में जाते जाते करवाया था बेटा हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी। 3 स्टेप निकाल लेना। पहला सेल का टैक्स कंप्यूट करना, टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। सबसे पहला क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, वो 3 स्टेप में ही सॉल्व करेंगे। बस वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है बेटा, मल्टीपल टाइप की सेल होंगी, पर करना वही है, किसमें से, सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स क्या करना है, माइनस करना है। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई माइनस जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, जिसको आईटीसी बोलते हैं। बैलेंस जो बन जाएगा ये आपकी बचेगी जीएसटी लायबिलिटी। कब तक पे करते हैं, अगले महीने की 20 तारीख तक, अदरवाइज 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। और एक थंब रूल सिखाया था बेटा, परचेज का जो टैक्स होता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं
होता। लॉजिक समझा दिया था, अदरवाइज फिर टैक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और 2-3 चीज़ें प्रूव करी थी, जीएसटी एग्जैक्ट उसके ऊपर लगता है जो आपकी वैल्यू एडिशन होती है। यहीं तक हुआ था। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट का टैक्स रेट चेंज कर लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल में टैक्स रेट क्या लिया था बेटा, 5, अब ले लेते हैं 18। एक एग्जाम्पल और इसी टाइप से बनाते हैं, वार्म अप हो जाएंगे ना बेटा, फिर आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। चलिए इसी टाइप का एग्जाम्पल, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट, रेट ऑफ जीएसटी, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी। आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पिछला 18 से किया था, अच्छा ये 18 से कर लेते हैं, कहीं तुम्हें ये ना लगे कि 5 में ही टैली होती होगी फिगर, वो ब्रशअप भी हो जाएगा ना। रेट ऑफ जीएसटी 18%। चलो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं किससे, मैन्युफैक्चरर। एक्सट्रीम लेफ्ट से यूज़ करना, राइट में स्पेस छोड़ के रखना। चलो जी, मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस जो मन करे वो लो। 1 लाख मत लेना जो पिछले क्वेश्चन में था, पिछला शायद 1 लाख से था ना, इसके अलावा कुछ भी लेना। बोलो 5 लाख। मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस 5 लाख। स्पीड थोड़ी जल्दी, टूटे हाथ से मत लिखना, जल्दी जल्दी। जीएसटी लगेगा, बेइज्जती हो गई, अरे जीएसटी लगेगा। हाँ तो बोलो, नालायक हो क्या, नींद में बैठे हो। सर जो जो सप्लाई करेगा सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस रेट से लगेगा, 18%। 5 लाख का 18, 90,000। टोटल सेल प्राइस 590। मैन्युफैक्चरर ने किसको बेच दिया, मत बोलो, कुछ नहीं पढ़ के आ रहे तुम घर से, नालायक हो। ये रजिस्टर यहीं बंद हो जाता है और यहीं खुलता है। सर अभी हमारा ही नहीं पता, हम इंटर में भी है नहीं है, क्या पढ़े, अभी हमारे ठिकाने नहीं है। चलो आओ जल्दी जल्दी टेप रिकॉर्डर बजाओ। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कितने रिकवर करेगा, 590। इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन उसके ऊपर जाएगा। उसमें उसके अपने कितने हैं, 5 लाख अपने पास रख लेगा। गवर्नमेंट को टोटल कितने देने हैं, 90। पर जमा करवाने के तरीके होते हैं, क्या तरीका होता है जी, लॉसेस बता भाई। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, 90, लेस कर दे परचेज का टैक्स। जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, ये दुनिया वाले बोलते हैं जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, लो की लैंग्वेज में। शुक्र है सर, इंफॉर्मेशन नहीं है, होती तो माइनस कर लेता। मैन्युफैक्चरर की परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, होती तो माइनस कर लेते। दुनिया वाले क्या बोलते हैं इसको, नेट जीएसटी लाइबिलिटी। एक ये बंद हो गया बेटा, चेक कर इसे। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कब तक पे करनी है, बार बार, अगले महीने की 20 तारीख तक। थोड़ा सा और आगे सिखा दूं, सुनो। हर महीने 3 काम होते हैं, लिखना मत, हर महीने 3 काम होते हैं। अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR 1, ये भी चैप्टर सिलेबस में है, पूछूंगा 1-1.5 महीने के बाद, पर बार बार बोलते रहो, याद होता रहेगा। हर सप्लायर को 3 काम करने होते हैं। पहला काम, अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR 1। सर ये क्या चीज़ है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो जो हमने सप्लाई करी है उसकी डिटेल, फॉर्म याद कर लेना, GSTR 1। अगले महीने की 20 तारीख तक GSTR 3B, जीएसटी की रिटर्न, सेल परचेज सब कुछ जाता है उसमें। जीएसटी की रिटर्न कब तक, अगले महीने की 20 तारीख तक। और 20 तारीख तक ही क्या जमा होता है, टैक्स।
खत्म। रिटर्न चैप्टर है सिलेबस में बेटा, अभी लिखना मत कुछ भी, नहीं होश पोश हो जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, याद होता रहेगा। पॉइंट नंबर 1, अगले महीने की 11 तारीख तक क्या देगा? GSTR1। क्या होता है ये? आउटवर्ड सप्लाई, सेल की डिटेल, केवल सेल की डिटेल। फिर अगले महीने की 20 तारीख को GSTR3B, ये GST की रिटर्न है, इसमें सेल की डिटेल भी जाती है, परचेज की डिटेल भी जाती है। तीसरा काम, 20 तारीख को ही रिटर्न पहले फाइल होती है, फिर टैक्स जमा हो जाता है। 20 तारीख को ही टैक्स जमा करवाते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट लग जाता है 18% पर एनम। 3-4 बार बोलोगे, याद होता रहेगा। चलो आगे चलो। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कितने रिकवर करेगा? 590। डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गए कितने? 590, पर वो अपनी इनपुट कॉस्ट कितनी? 5 लाख। परचेज टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, लॉजिक समझा दिया था, नहीं फिर कैस्केडिंग हो जाएगा। AS2 भी यही बोलता है, AS10 भी यही बोलता है, परचेज टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। बात भी ठीक है, सेल से सेट ऑफ कर तो रहे हैं, ठीक है। इसको अकाउंट में बोलते हैं परचेज प्राइस, लॉ की लैंग्वेज में इनपुट कॉस्ट। फिर इसमें खर्चे भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। लॉ का नाम बताओ, वैल्यू एडिशन बोलो, बता बेटा। 5 में 5 भाई, ऐसा क्या धंधा कर रहे हैं हम? 5 मतलब नहीं, कंफ्यूजन ये रहेगी कौन सा 5 है, इसके अलावा कुछ और ले ले। चिल्लड़ 20,000। डिस्ट्रीब्यूटर है सर, 4% पे काम कर रहा है। 4% भी बहुत होता है, तो 4% कैसे निकाला? 20,000, 5 लाख का, ठीक है। चलो इसका सेल प्राइस 520। अब GST के महापंडित हो चुके हो आप, बिना सॉल्व करे आंसर बता सकते हो। 20,000 का 18% कितना होता है? 3600। करो सॉल्व, बढ़ो आगे, निकल मारते रह जाओगे। क्या GST लगेगा? लगेगा। हर वो पर्सन जो सप्लाई करेगा GST चार्ज होगा। बोलना 93,600। टोटल सेल प्राइस 613,600। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया होलसेलर को। ये पिक्चर से बाहर, डिस्ट्रीब्यूटर बेटा होलसेलर से कितना लेगा? 613,600। सारा रिकवर करेगा उससे, उसमें 5,20,000 उसका अपना है, बाकी वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। पर जमा करवाने का तरीका क्या है बोलो? GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ये समझ में उनके आ रहा होगा जिन्होंने लास्ट क्लास ले रखी है, ये बाउंस जाएगा सारा। GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 93,600 माइनस क्या करते हैं? परचेज का टैक्स कितना है? परचेज के टाइम ये टैक्स देके आए हैं 90,000। नेट GST लाइबिलिटी चेक करो। वैल्यू एडिशन पे ही अगर GST लगाएं तो कितनी बनेगी? 3600। इसलिए दुनिया वाले क्या बोलते हैं? GST इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। स्टेटमेंट इज ट्रू। GST इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटर को कितने काम करने हैं? 3। बार बार टेप रिकॉर्डर बजाते रहो ना। डिस्ट्रीब्यूटर को कितने काम करने हैं? 3। पहला, अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR1 क्या चीज़ है ये? आउटवर्ड सप्लाई, सेल की डिटेल। दूसरा, अगले महीने की 20 तारीख को GSTR3B, ये क्या चीज़ है? सेल परचेज दोनों की डिटेल, इसको बोलते हैं GST रिटर्न। तीसरा काम, अगले महीने की 20 तारीख तक ये टैक्स जमा करवाना है, अदरवाइज इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम। गुड है, चले आगे। होलसेलर, जल्दी जल्दी बेटा। होलसेलर की जेब से गए हैं 613,600, बट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज
इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। परचेज वाले टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं है। फिर इसके अपने खर्चे भी होंगे, फिर इसके अपने बेटा प्रॉफिट भी होंगे। अकाउंट्स में बोलते हैं खर्चे प्लस प्रॉफिट, लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जो मन करे बोलो। 80, ये भी ठीक है, राउंड फिगर आ जाएगी। चलो सेल प्राइस, ये तो मैं निकाल लूंगा, इसमें भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 6 ही आएगा बेटा। चलो चलो चलो, जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से लगेगा। 18 6 जा 108, वही सीरियस बेटा। टोटल सेल प्राइस 7,08,000। होलसेलर किसको बेच देगा भाई? रिटेलर को। होलसेलर रिटेलर से कितना लेगा? 7,08,000। उसके अपने कितने? 6 अपने पास रख लेगा। गवर्नमेंट को कितने जमा कराने हैं? 1,08,000। पर जमा करवाने का तरीका अलग है। तरीका बोलो। जीएसटी देना है ऑन सेल, जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कितना देना है भाई? मेरी बात ध्यान से सुनना, टैक्स 1,08 ही दे रहे हैं हम, वो अलग बात है, देने का तरीका अलग है। टैक्स कितना दे रहे हैं हम? 1,08,000। उसमें से कुछ तो आईटीसी यूज कर लेंगे। आईटीसी परचेज का टैक्स। परचेज का टैक्स कितना था भाई? ध्यान रखना, नेट जीएसटी लायबिलिटी चेक करो चेक करो, अरे दोबारा करो। 80,000 का 18%, 14,400। ये कितने सालों की रिसर्च हुई होगी यार, ये जो हमें पका पकाया मिल रहा है ऐसे। फ्रेंच कितने तेज होंगे नालायक के। 1954 में आरएनडी करे बैठे हैं, हमारे जीएसटी 2017 में समझ में आई है। 60 साल लग गए हमें जीएसटी समझने में, 70 साल। बताओ। चलो होलसेलर को कितने काम करने हैं, किससे पूछूं? ऊपर ध्यान दे बेटा। होलसेलर कितने काम करेगा महीने में? 3। कौन कौन से? GSTR1 कब तक? 11 कौन सी? अगले साल की 11? इसी महीने की 11? शुक्र है। अगले महीने की 11 को GSTR1। शांत रहियो। GSTR1 में क्या होता है? वो होता है, वो क्या होता है? GSTR1 में वो होता है, अरे वो क्या होता है नालायक? सेल की डिटेल बेटा। GSTR1 11 तारीख को उसमें सेल्स की डिटेल जाती है। 20 तारीख को GSTR3B, उसमें सेल परचेज दोनों की डिटेल जाती है। उसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं? GST रिटर्न। 20 तारीख तक ही ये टैक्स जमा करवाना होता है, अदरवाइज 18% के हिसाब से इंटरेस्ट। मेरे वर्ड्स पे एम्फेसिस लेना, टैक्स ये जमा करवाना है। वो अलग बात है कि ये भी यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया। जमा ये करवाया है हमने, क्योंकि अगर आईटीसी नहीं हुआ तो फिर तो सारा का सारा यही देना पड़ेगा ना। एम आई मेकिंग सेंस? जीएसटी लायबिलिटी बेटा मेरी 1,08,000 है। पे करने के 2 तरीके हैं। आईटीसी पड़ा है तो उसको यूज कर ले, नहीं कैश में पे कर दे। क्लियर? रिटेलर को वाइंड अप करो बेटा जल्दी से। अकाउंट्स में बोलते हैं परचेज प्राइस, लॉ में बोलते हैं, बोलो कितने की? फिर इसके अपने खर्चे, इसके अपने प्रॉफिट, उसको बोलते हैं लॉ में वैल्यू एडिशन। 73,200, 73,256, कुछ भी ले लो यार। बच्ची कह रही है जी उल्टी सीधी फिगर लो और फिर चेक करके दिखाओ जरा 18% बनना बनेगा। मैंने 256 ले लिया, मैं टीचर हूं तो इसी से चल। नाला है, मैं नहीं। तो कॉन्फिडेंस में रहे तो 250 से कर ले भाई, आंसर टैली होना चाहिए। एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट है।
और मुझे पता है बेटा तुम यही लोग है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें पीछे पीछे चलना है ना, भेड़ चाल है। क्या मजाल तुम 250 ले लो। चलो सेल प्राइस, ईगो पे लग गई सर, 250 ही लेंगे। 673, 256 सब टैली होगा बेटा। इसके ऊपर क्या लगेगा? 18% जीएसटी। बता दो, राउंड ऑफ कर लेना। और राउंड ऑफ करना आता है? सुन तो लो पहले। डेसिमल के बाद 50 पैसे या उससे ज़्यादा हो, अपर हैंड पे। डेसिमल के बाद 50 पैसे से कम हो, इग्नोर। बोलो। 121186 कोमा कहाँ लगाऊं? कोमा लगाना आता है? पहले 3 फिर 2 2। और ये यूएस में अगर सीपीए कर रहे हो बेटा, वहाँ हर 3 3 के बाद, वहाँ मिलियन बिलियन ट्रिलियन चलता है ना। चलो बोलो। टोटल सेल प्राइस 79442। ऐसे बोलना भाई, नहीं मुझे कोमा ही नहीं पता चलेगा कहाँ लगाऊं। 794,442 रिटेलर ने बेच दिया आपको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर से ले लेगा 794,442। होलसेलर के यहाँ से 5 लाख का माल बन के चला था, और रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते 8 लाख के आसपास हो गया। चलो बोलो। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना सी? 1,21,186 माइनस परचेज के टाइम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,08,000। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी पाई? 13,800। चलो बस 13,186। चेक करना भाई, चेक करो। 73,256 का 18, यही आ रहा होगा। 1 रुपये आगे पीछे हो सकता है फ्रैक्शन के कारण, आएगा यही। ठीक है। और टेप रिकॉर्डर बजाओ। रिटेलर को 3 काम करने हैं। पहला, वो अपनी सेल्स की इंफॉर्मेशन देगा जीएसटीआर 1 में अगले महीने की 11 तारीख को। दूसरा, वो सेल परचेज दोनों की इंफॉर्मेशन देगा जीएसटीआर 3B में अगले महीने की 20 तारीख को। तीसरा, वो ये टैक्स जमा करवाएगा। चौथा, अगर नहीं करवाया इंटरेस्ट लग जाएगा इसके ऊपर 18% पर एनम। ओके रिपोर्ट। तो फिर दोबारा प्रूव करो। टोटल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टोटल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। बोलो, मैन्युफैक्चरर से कितना मिला? मत बोलो, मैं नकल मार लूंगा। 90,000। डिस्ट्रीब्यूटर से कितना मिला गवर्नमेंट को? 3600 ना लाख 96। 4 महीने आगे चले जाएंगे, सही बताओ। तीसरा, होलसेलर ने कितना टैक्स दिया? 14,400। और लास्ट, रिटेलर ने कितना टैक्स दिया बेटा? 13,186। ये टोटल उसके बराबर आएगा जो रिटेलर का टैक्स बन रहा है। ये टोटल उसके बराबर आएगा जो रिटेलर का टैक्स बन रहा है। टोटल करो। चेक कर लो।
ठीक है, अब एक दो वर्ड सिखाने हैं बेटा मेरे को जो एग्जाम में आते हैं। पहला तो मैंने ये सिखा दिया था, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, ये कह रहा हूं मैं, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। लास्ट क्लास में लिखवा दिया था, फिर दोबारा लिख लेते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। नहीं आया ना, समझ आया? आ गया सर। इंटरेस्ट किस पर लगेगा भाई? जब ये टाइम से जमा नहीं कराएगा तो इस पे ही लगेगा। चलो 2 मिनट बेटा फोकस रखना मेरे ऊपर। जीएसटी से पहले था वैट, जो गुड्स के ऊपर लगता था, वैट लिख रहे हो आप, सिस्टम अंडर वैट। एक पॉइंट सिखाना है, उसके लिए पुराना लो सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। वैट में 3 टाइप के सिस्टम होते थे। एक होता था फर्स्ट पॉइंट लेवी, FPL। एक होता था लास्ट पॉइंट लेवी, एक होता था मल्टी पॉइंट लेवी। आज के टाइम इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, पर एक चीज बतानी है। फर्स्ट पॉइंट लेवी, लास्ट पॉइंट लेवी, मल्टी पॉइंट लेवी। आराम से सुनो, फिर लिखवाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लेवी वैट का वो सिस्टम होता था जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहले आता था। गवर्नमेंट केवल उससे वैट लेती थी और बाकी सबको एग्जम्प्ट कर देती थी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो सबसे पहले आता था, नाम ही क्या है, फर्स्ट पॉइंट। जो सबसे पहले है उसे धर लो। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहले आएगा, गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, टैक्स रिकवर करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहले कौन आता है, मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट पॉइंट लेवी वैट का वो सिस्टम था जिसमें केवल मैन्युफैक्चरर से क्या करते थे, हम टैक्स लेते थे। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको वैट क्या कर देते थे, एग्जाम्प्ट करते थे। कपड़ा आइटम भी बताता रहा हूं बेटा मैं, टेक्सटाइल, ये आता था फर्स्ट पॉइंट लेवी में। मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर टैक्स पे करता था, बाद में होलसेलर, रिटेलर के ऊपर क्या नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था। ऐसा क्यों था बेटा? मैन्युफैक्चरर नंबर वाइज कम है, उनको कंट्रोल करना क्या रहेगा, आसानी रहेगी। बच्चों के लेवल पे बात करूं, टेक द एग्जांपल ऑफ पेप्सी, कोका कोला। मैन्युफैक्चरर तो एक ही है, बेचने वाले लाखों हैं। हर गली, लाखों मींस लाखों हैं यार, हर गली के कोने पे क्या हो जाएगी, ये अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने में आसानी किसको होगी, मैन्युफैक्चरर को। तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर को धर लिया। धर लिया मतलब क्या बोलते हैं इसको, लोगे लैंग्वेज में, पकड़ लिया। ये वर्ड होते हैं ऐसे बेटा, बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। धर लिया मतलब साहब उसको ले लिया कि उससे हम क्या करेंगे, टैक्स रिकवर करेंगे। गवर्नमेंट का क्या पर्पस सोल्व हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या हो जाता है, बहुत सिंपल, मैन्युफैक्चरर नंबर वाइज बहुत कम होते हैं। ये एडवांटेज थी। ड्रॉबैक, फट्टे मारो, ड्रॉबैक आपका बेटा लेसर रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, क्योंकि सेल प्राइस रिटेलर का ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरर। सेल प्राइस रिटेलर का ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरर। फिलहाल ये पुरानी बातें हैं, आपको तो बस ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट लेवी वो सिस्टम होता था जिसमें मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या लगता था, वैट लगता था। लिखो इसके नीचे, इकट्ठे निपटा लो तीनों। लास्ट पॉइंट लेवी क्या होता होगा, फट्टे मारो, वो सिस्टम जहां सबसे लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो सबसे लास्ट में आएगा उसके ऊपर हम वैट चार्ज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे लास्ट में कौन आएगा, अरे कंज्यूमर से टैक्स कैसे ले लेंगे, रिटेलर।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे लास्ट में कौन है? रिटेलर। रिटेलर से हम क्या रिकवर करेंगे? वैट रिकवर करेंगे। ऐसा क्यों करा इन्होंने बेटा? ऐसा इसलिए कर दिया, रिटेलर नंबर वाइज ज़्यादा है, रिवेन्यू ज़्यादा आएगा और उनका सेल प्राइस कंपैरेटिवली क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसकी ड्रॉबैक क्या है? नंबर वाइज ज़्यादा है, सबके ऊपर कंट्रोल करो। गवर्नमेंट को स्टाफ ज़्यादा चाहिए ना बेटा, क्योंकि नंबर वाइज क्या है? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट पॉइंट लेवी, मैन्युफैक्चरर वैट देगा, बाकी सब एग्जाम्ट है। लास्ट पॉइंट लेवी, रिटेलर को धर लो, उससे टैक्स रिकवर करो, उससे पहले वाले सारे एग्जाम्ट हैं। एमपीएल सबको धर लो भाई, जो जो सप्लाई करेगा सबके ऊपर क्या लगेगा साहब? टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके ऊपर टैक्स लगेंगे। कुछ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब गुड्स, कुछ गुड्स थी फर्स्ट पॉइंट लेवी पे, कुछ गुड्स थी बेटा लास्ट पॉइंट लेवी पे, और कुछ गुड्स थी आपकी मल्टी पॉइंट लेवी पे। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट मैन्युफैक्चरर देता था, बाकी एग्जाम। लास्ट पॉइंट रिटेलर देता था, पहले के सारे एग्जाम। मल्टी पॉइंट लेवी में हर कोई देता था। क्लियर? लिखो, फर्स्ट पॉइंट लेवी क्या था बेटा? वेयर वैट इज पेबल बाय where VAT is payable by manufacturer only. VAT is payable by manufacturer only. बाकी सबको छोड़ देते थे। टेक्सटाइल आता था किसमें बेटा? फर्स्ट पॉइंट लेवी। लास्ट पॉइंट लेवी वेयर VAT is payable by retailer, बाकी सबको छोड़ देते थे। जूता, शू, रिटेलर के ऊपर क्या करते थे बेटा? लगाते थे, पहले सारे छोड़ रखे थे। मल्टी पॉइंट लेवी, ईच एंड एवरी पर्सन in distribution channel chargeable to VAT. Each and every person under each and every person in distribution channel is chargeable to VAT. अब ये सिखाया क्यों है? 2-3 सेंटेंस बोल रहा हूं, चेक करना ट्रू और फॉल्स, उसके लिए लिखवाया बेटा ये। जीएसटी इज फर्स्ट पॉइंट लेवी सिस्टम, जीएसटी इज लास्ट पॉइंट लेवी, जीएसटी इज मल्टी पॉइंट लेवी। ये लिख लो, जीएसटी is multi-point levy. इसका मतलब क्या है? सब जो जो सप्लाई करेंगे हर पर्सन पे जीएसटी लगेगा। जो जो सप्लाई करेंगे हर पर्सन पे जीएसटी लगेगा। दूसरी स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं, एनालाइज करके आंसर देना, हड़बड़ी में आंसर मत देना। revenue to government under GST exact equal to revenue to government under VAT under last point levy. हिंदी में पहले क्वेश्चन सुन लो। जीएसटी में गवर्नमेंट को उतना रिवेन्यू होता है जितना लास्ट पॉइंट लेवी ऑफ वैट में होता था। जीएसटी में गवर्नमेंट को टोटल रिवेन्यू उतना आता है जितना लास्ट पॉइंट लेवी ऑफ वैट में होता। एक मिनट के लिए, अगर यही लास्ट पॉइंट लेवी का क्वेश्चन होता जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो सारा टैक्स किसके ऊपर लगता? रिटेलर के ऊपर। कितना लगता? मान लो ये वैट है, एक मिनट के लिए, लास्ट पॉइंट लेवी में सारा टैक्स किसके ऊपर लगता? रिटेलर के ऊपर। कितना आता?
एक 21 186। जीएसटी में भी कितना आ रहा है? तो एक स्टेटमेंट बोली जाती है, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट अंडर जीएसटी इज इक्वल टू रिवेन्यू टू गवर्नमेंट अंडर वैट अंडर लास्ट पॉइंट लेवी। लिख लो, इसे एक स्टेटमेंट के लिए समझाया है ये सारा, कि स्टेटमेंट आए तो हमें पता रहे वो कहना क्या चाह रहा है। रिवेन्यू टू गवर्नमेंट under GST is equal to revenue to government under last point levy of VAT. Revenue to government under GST is equal to revenue to government under last point levy of VAT. ये कुछ स्टेटमेंट है बेटा जो एग्जाम में आती हैं एक एक दो नंबर में। जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट लेवी, कमेंट तो लिख के आना, यस ईच एंड एवरी पर्सन हु इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हु मेकिंग द सप्लाई इज चार्जेबल टू जीएसटी। हर वो पर्सन जो सप्लाई करेगा भाई उसको जीएसटी देना पड़ेगा। हो सकता है ये आ जाए 3 या 4 नंबर में। रिवेन्यू टू गवर्नमेंट अंडर जीएसटी इज इक्वल टू रिवेन्यू अंडर गवर्नमेंट अंडर लास्ट पॉइंट लेवी। यस, स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर 1 नंबर में आए तो बस यही, और अगर आए 4 से 6 नंबर में एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके आ जाना, यही हाइपोथिकेट कोई भी एग्जाम्पल। क्लियर? मेरी तरफ से वाइंड अप हुआ बेटा, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी। एक लाइन में आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, खत्म। 3 काम। अगले महीने की 11 तारीख GSTR1, 20 तारीख GSTR3B, 20 तारीख को टैक्स जमा करा, अदरवाइज इंटरेस्ट 18%। टेक योर टाइम। इससे पहले आगे लेके चलूं, इसमें किसी में कोई भी क्वेरी हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एग्जाम्पल किस चीज का बेटा? फर्स्ट पॉइंट लेवी का। इस वाले में जो जो बेचता रहेगा सबके ऊपर वैट लगेगा। मैन्युफैक्चरर ने बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख का वैट लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर को 1.5 लाख का, उसमें वैट लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा रिटेलर को बेटा, उसके ऊपर वैट लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। सेम यही एग्जाम्पल बनेगा ना। जीएसटी की जगह वैट लगा दे बेटा, जहाँ जहाँ जीएसटी लिखा है उसकी जगह वैट लिख दे, मल्टी पॉइंट लेवी हो जाएगा। इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दूं, वैट का दूं, जीएसटी का दूं? बोल कौन सी इंडस्ट्री का दूं जो तेरा मन करे। पापा क्या करते हैं बता? स्पेयर पार्ट्स का ले, स्पेयर पार्ट्स का ले। कश्मीरी गेट में मेरी शॉप है, वहीं पे है ना होलसेल का काम, स्पेयर पार्ट्स। मल्टी पॉइंट लेवी है, फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट है। स्पेयर पार्ट्स किस में था वैट के ज़माने में? पता ही नहीं। चल मान लेते हैं मल्टी पॉइंट लेवी है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बेचेगा, लिखना कुछ मत, 1 लाख का। मान लेते हैं वैट 12% था शायद उस ज़माने में, जो भी था। इसके ऊपर वैट लग जाएगा कितना बेटा? 12,000 टोटल। 1,12 ये बेच दिया किसको? डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेच दिया बेटा ये 1.5 लाख का, वो उसके ऊपर वैट चार्ज करेगा 12। ठीक है, 12 × 15 कितना होता है? 18। जो भी होता है, ये कितना आ जाएगा बेटा? 168। डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको बेच देगा? रिटेलर। ख़त्म करना है मुझे आपको। फिर आप इसको आगे बेचोगे बेटा, आपने बेच दिया 2 लाख का, 12% आपके ऊपर। और टैक्स कैसे निकलेगा? आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। तो ऐसे चलता था। और अगर यही फर्स्ट पॉइंट लेवी होता तो केवल यहाँ लगता, यही लास्ट पॉइंट लेवी होता तो केवल यहाँ लगता।
और ये मल्टी पॉइंट लेवी है, सब पे करते रहेंगे। ये है। और बनाऊं सर? दूसरी इंडस्ट्री ले लो, ले ओब्लिक कर दे, बनेगा तो यही। पेपर इंडस्ट्री ले भाई, पेपर यही बनना है सर। चेयर इंडस्ट्री ले भाई, फर्नीचर, कुछ भी बनाते रहो। चले मूव ऑन करें अब जीएसटी स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन था 3-4 दिन जो चल रहा था, मतलब मेजर आज स्टार्ट करूंगा बेटा अब जीएसटी। चलो लिखो। अब आपकी क्वेरी क्लियर होगी ना बेटा? इंटरेस्ट जो लगेगा आउटस्टैंडिंग टैक्स पे जो जमा नहीं करवाया उसके ऊपर। हेडिंग डालो टाइप ऑफ सप्लाई। एक्चुअली जीएसटी भी 4 टाइप की हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सुना है? 4 भाई हैं ये, इनकी एक बहन है कंपनसेटरी सेस। हो कुछ है बताऊंगा धीरे धीरे। 4 टाइप की क्या है? जीएसटी। तो उसके लिए सिखा रहा हूं मैं, आप लिख रहे हो अलग से चैप्टर है ये। टाइप ऑफ सप्लाई, 2 टाइप की सप्लाई हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। ये है सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सर क्या होता है ये? अभी पता नहीं। इंटर स्टेट सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। पूरे जीएसटी में 2 टाइप की सप्लाई हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट डिफाइन कर रखी है सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। इंटर स्टेट डिफाइन कर रखी है बेटा सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। पहले इंट्रा स्टेट ले रहा हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई। कब सप्लाई इंट्रा स्टेट मानी जाए? लोकेशन ऑफ सप्लायर, बेचने वाले की लोकेशन, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदने वाले की लोकेशन नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ सप्लाई। अलग से चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। 2 कंडीशन दी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो सेम स्टेट में है दोनों चीजें। कौन कौन सी 2 बेटा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ बायर। प्लेस ऑफ सप्लाई याद रखना, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई या तो सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है। ये दोनों चीजें, कौन कौन सी दोनों चीजें? लोकेशन ऑफ सप्लायर, बेचने वाले की लोकेशन, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो ये दोनों स्टेट में है या दोनों सेम क्या है बेटा आपका? यूनियन टेरिटरी में है। तो सप्लाई क्या मानी जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। फर्क क्या पड़ेगा? अगर इंट्रा स्टेट है तो 2 टैक्स लगते हैं बेटा, सीजीएसटी और सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, फुल फॉर्म लिखना मत। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बोलना जरा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट के अंदर अंदर हैं। एग्जाम्पल, सप्लायर भी हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा। क्या लगेगा भाई? बिल के ऊपर 2 टैक्स लगेंगे। कौन कौन से 2? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी है, यूटी एब्रीविएशन बना लो, तो इस पे भी 2 टैक्स लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी।
लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों चीज़ें सेम स्टेट में हैं तो बिल के ऊपर दो टैक्स लगेंगे, CGST, SGST। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में है, बिल के ऊपर बेटा दो टैक्स लगेंगे, CGST और UT/GST। ठीक है जी। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो GST में स्टेट मानी जाएंगी। ऊपर ध्यान दो, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो GST में स्टेट मानी जाएगी, दिल्ली, पुडुचेरी, J&K। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो GST में बेटा स्टेट की तरह ट्रीट होंगी। 3 कौन कौन सी? दिल्ली, J&K, पुडुचेरी। इन तीनों को स्टेट माना जाएगा, ऑल्दो है यूनियन टेरिटरी, पर ये क्या मानी जाएंगी? स्टेट मानी जाएंगी। फर्क क्या पड़ेगा? CGST और SGST लगेगा, UT/GST नहीं। तो 3 है तो यूनियन टेरिटरी, पर वो किसकी तरह स्टेट होंगे, किसकी तरह डील होंगे बेटा? स्टेट की तरह ट्रीट होंगी। नाम रट लेना। कौन कौन से 3 है बेटा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव। दिल्ली, न्यू दिल्ली। अरे कौन कौन से 3 है? दिल्ली, J&K, पुडुचेरी। है ये यूनियन टेरिटरी, बार बार बोल रहा हूं, पर GST में किसकी तरह ट्रीट होंगी? स्टेट की तरह ट्रीट होंगी। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है, आपका दमन एंड दीव, दादर एंड नागर है, अंडमान एंड निकोबार है, चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी ही मानी जाएंगी। कहीं सब कोई स्टेट मान लो कि सर ने 3 बताई है, बाकी हम बता देते हैं। 3 ही है बस। 3 कौन कौन सी? दिल्ली, J&K, पुडुचेरी हैं तो यूनियन टेरिटरी, स्टेट की तरह मानी जाएंगी। बाकी जो बच गई, लद्दाख बच गया, अंडमान निकोबार बच गया, लक्षद्वीप बच गया, कौन कौन से बच गए? दमन एंड दीव बच गया, दादर एंड नागर, ये यूनियन टेरिटरी ही हैं। क्या फर्क पड़ेगा भाई? दिल्ली में कौन सा टैक्स लगेगा अगर ये दोनों चीज दिल्ली में है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई? CGST और SGST। पुडुचेरी में है CGST और SGST। J&K में है CGST और SGST। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों चीजें चंडीगढ़ में है, CGST और UT/GST। अगर ये दोनों का मतलब मैं ये दोनों बोल रहा हूं, कहीं आपको लगे कौन सी दोनों, ठीक है ना? अगर ये दोनों चीजें आपके बेटा लद्दाख में है, CGST और UT/GST। ये दोनों चीजें अंडमान निकोबार में है, CGST और UT/GST। ये दोनों चीजें आसाम में है। अब ये भी तो पता हो, आसाम स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। शुक्र है, क्या है? स्टेट है। ये तो क्या लगेगा? CGST, SGST। इन 3 में ही ऐसी क्या खासियत है बेटा कि स्टेट की तरह ट्रीट करा? दिल्ली को पता, दिल्ली में बैठे हम, सबसे बढ़िया तो ये भी है, एक तो बैठे ऐसी बढ़िया जगह है हम, यहाँ सेंट्रल का कंट्रोल ज़्यादा होता है, सब में ही सेंट्रल का कंट्रोल है बेटा, जब भी तो यूनियन टेरिटरी है। स्कूल में छोटी छोटी मैडम में पढ़ाती थी ना, यूनियन टेरिटरी, अरे ये तो पढ़ाते थे स्कूल में, यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नर की तरह। वहाँ गवर्नर होता है ना, यूनियन टेरिटरी में कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जाके नहीं बैठेगा, वहाँ किसको अपॉइंट कर देते हैं? वो गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं। तो गवर्नर तो हर 9 यूनियन टेरिटरी है तो पता होगा, 9 यूनियन टेरिटरी में गवर्नर हैं। फिर इन 3 को अलग क्यों करा? मैं कह रहा हूं लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, पर GST में इनको स्टेट की तरह मान लिया, तो इन 3 में कुछ तो खासियत होगी। यस, दिल्ली कैपिटल है और पुडुचेरी वो भी कैपिटल है और J&K वो भी कैपिटल है। अगर खाली दिल्ली होती तो समझ में आता कि दिल्ली को स्टेट मान लो, चलो कैपिटल है, फिर बाकी 2 क्या हैं? मैं बोलता हूं तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इन तीनों की अपनी स्टेट असेंबली है। नहीं बनी बात। इन तीनों में इलेक्शन होते हैं। नहीं बनी बात। इन तीनों के अपने मुख्यमंत्री हैं। अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। बाकी जगह इलेक्शन नहीं होते हैं, इन 3 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होते हैं। इनकी अपनी विधानसभा है, इनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके अपने मुख्यमंत्री हैं, अपनी रेखा गुप्ता। दिल्ली में तो यही है ना, रेखा गुप्ता जी। इनके अपने क्या है बेटा? मुख्यमंत्री। इलेक्शन होते हैं, बाकी जगह इलेक्शन नहीं होते हैं। ये 3 यूनियन टेरिटरी में, नलायक को सिविक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी क्लास होगी। ये 3 यूनियन टेरिटरी ही ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं, तो लॉ ने इसको क्या मान लिया? स्टेट। नॉलेज के लिए कोई पूछ ले यार कि ये 3 ही स्टेट क्यों माने हैं, तो उनको बता देना इन तीनों में इलेक्शन होते हैं।
वो पूछेगा इसका क्या मतलब है, इन तीनों के ही अपने मुख्यमंत्री हैं और कुछ नहीं है, या इन तीनों की ही स्टेट असेंबली है, बाकी जगह इलेक्शन नहीं होते, बाकी जगह किससे गवर्न होता है, गवर्नर। डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अपॉइंटेड गवर्नर। तो लिख लो नोट फॉर्म में, दिल्ली, J&K, पुडुचेरी, दिल्ली, J&K, पुडुचेरी treated as state, दिल्ली, J&K, पुडुचेरी क्या माने जाएंगे, क्या लगेगा, CGST, SGST स्टेट की डेफिनेशन में है बेटा। तो कुल मिला के GST में 31 स्टेट हो गए, 28 तो स्टेट हैं, ये 3 यूनियन टेरिटरी भी स्टेट मानी जाएंगी। तो GST के एंगल से पढ़ें तो पूरे इंडिया में कितने स्टेट हो गए बेटा, 31। 28 तो एक्चुअल में स्टेट हैं अपने, 3 यूनियन टेरिटरी जो स्टेट की तरह ट्रीट होती हैं 31 हो गए। बाकी जो यूनियन टेरिटरी बच गई एक बार उसके नाम और लिख लो। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी बच गई भाई, पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो लिखते इकट्ठा है, एक्चुअल में ये भी दूर दूर हैं, घूमने जाओ जब पता चलता है यार। अंडमान निकोबार का टूर, अंडमान घुमाते हैं नालायक, निकोबार घुमाते ही नहीं है, एक्चुअल में अलग अलग है, ये लिखने में इकट्ठा आता है ये। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, कुछ समझ में ना है ना, ऐसे ऐसे कर दिया करो, LAK। चलो तीसरा, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, वैसे तो पता होगा तुम्हें, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओ भाई ये एक ही है, ये पहले अलग अलग थे, 2019 में इकट्ठा करा है इसको, है? सुना नहीं था ये पहले अलग अलग थे, दमन एंड दीव अलग था, दादर एंड नागर अलग था, 2019 में इसको इकट्ठा कर दिया। सर इकट्ठा कैसे कर दिया, मतलब अब इनका एक ही गवर्नर है, पहले दादर एंड नागर का अलग होता था, दमन एंड दीव का अलग, 2 होती थी यूनियन टेरिटरी, अब ये एक ही है। फर्क क्या पड़ेगा अभी आगे चल के देखना कैसे आंसर आएंगे, ये एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूं। लोकेशन वाइज ये भी अलग अलग है, घूमने जाओ ये भी अलग अलग है, 200-300 किलोमीटर डिस्टेंस है इनमें भी। चलो चौथा, चंडीगढ़। सर हमने पढ़ा है ये पंजाब की भी कैपिटल है, ये हरियाणा की भी कैपिटल है, तो यूनियन टेरिटरी है। अननेसेसरी तुम्हारा दिमाग चलता है इधर उधर की बातों पे, सर ये पंजाब की भी कैपिटल है, ये हरियाणा की भी कैपिटल है, तो मैं क्या करूं, GST में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, GST में क्या है ये, यूनियन टेरिटरी। आगे लद्दाख, अच्छा यूनियन टेरिटरी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 114, डेफिनेशन खत्म हो रही है, सेक्शन 2 क्लॉज 114। यूनियन टेरिटरी इंक्लूड अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड दादर एंड नागर, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड लद्दाख। और लो देखो जिसने भी ड्राफ्ट करा है कितने स्मार्ट हैं, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड अदर टेरिटरीज। ओ भाई इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगी, सर दिल्ली वो हो नहीं सकती, वो स्टेट है, J&K वो हो नहीं सकती, वो स्टेट है, पुडुचेरी हो नहीं सकती, वो किसकी डेफिनेशन में है, स्टेट में है, फिर इसमें क्या आएगा भाई। कल को अगर बलूचिस्तान भी हमारा हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा हो गया, इधर से बांग्लादेश भी अगर हमारा हो गया, वो इस डेफिनेशन में आ जाएगा। ये जिसने भी लॉ बनाए हैं कितने चंड चालू षड्यंत्रकारी हैं बेटा ये, मतलब अदर यूनियन टेरिटरी, अभी तो कुछ है ही नहीं अदर, अभी तो स्पेसिफाइड है। कल को अगर ये पाकिस्तान POK जो बात चल रही है हमारा हो गया, तो इंडिया की डेफिनेशन में कहां फिट बैठेगा वो, यूनियन टेरिटरी में। वो क्या चीज मानी जाएगी, यूनियन टेरिटरी।
लिखा हुआ है फिलहाल, ठीक है बेटा। तो यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट कितनी हो गई? 5। वैसे 8 हैं भाई, पर एट प्रेजेंट कितनी है? 5। बाकी 3 किस में जाएंगी? इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 103। स्टेट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 103। बोल बेटा, एक्ट कौन सा है? मैं जान के नहीं लिख रहा, CGST एक्ट है। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? सर ऊपर IGST है। अभी मैंने एक्ट कोई पढ़ाया नहीं, पर अब पूछ लिया तो लिखवा रहा हूं। स्टेट इंक्लूड, मतलब जो 28 स्टेट हैं वो तो हैं ही। स्टेट इंक्लूड नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 J&K, नंबर 3 पुडुचेरी। नाम यही है, बोल देते हैं पांडेचेरी या ये चेरी, वो नाम थोड़ी ना है, नाम ये है। एक वैसी टाइम पास आपको बेस लेता हूं बेटा। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आज पढ़ाई यूनियन टेरिटरी, तो ये 2 क्लॉज 1 में क्यों नहीं, 114 में क्यों? परफेक्ट है। डेफिनेशन जो लिखी जाती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जस्ट लाइक डिक्शनरी पैटर्न। ए वाली डेफिनेशन पहले आएंगी, जेड वाली डेफिनेशन बाद में आएंगी। यूनियन टेरिटरी किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से, इसलिए सबसे आखिरी में है। एस यू से पहले आता है, इसलिए पहले है। स्टूडेंट एज में दिमाग में क्वेश्चन आते थे ना कि पहली ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो ये 2 क्लॉज 1 में क्यों नहीं है भाई? ये 2 क्लॉज 114 में क्यों है? फिर टीचर समझाते थे बेटा पढ़ रहा है तू, पर लिखी ऐसे थोड़ी ना है। जिसने लिखी है उसने तो डिक्शनरी पैटर्न पे लिखी है। पहले ए आएगा, फिर बी से डेफिनेशन आएंगी, फिर सी से आएगी, फिर डी से आएगी, एंड सो ऑन करते करते ऐसे डेफिनेशन लिखी जाती है, जस्ट लाइक डिक्शनरी पैटर्न। क्लियर? स्क्रीन से मैं हटा देता हूं, नीचे मत देखना। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन से एक्ट में डिफाइन है? नीचे मत देखना। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन से एक्ट में है? IGST सेक्शन 8। IGST सेक्शन 8। कब एक सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी? नीचे मत देखना बेटा। जब दो चीजें सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होंगी। दो कौन सी? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। माइंडेड बायर की लोकेशन रेलेवेंट नहीं है, दो चीजें रेलेवेंट है बेटा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में कितने टैक्स? 2। अगर स्टेट है तो CGST SGST, अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST UT GST। ठीक है जी। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं GST में स्टेट की तरह मानी जाएंगी, दिल्ली, J&K, पुडुचेरी। फर्क ये पड़ेगा बेटा, CGST और SGST चार्ज होगा। बाकी 5 जो यूनियन टेरिटरी बच गई वहां CGST और UT GST चार्ज होगा। पहले यहां तक कोई क्वेरी है उसको डिस्कस करो, नहीं मैं इंटर स्टेट पे चलूं। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? ओके लिखो। बोल बेटा। ये स्टेट वाले पे भी आगे बोल लगेगा ना। स्टेट पे 2 टैक्स हैं, CGST और SGST। CGST किससे गवर्न होगी? सेंट्रल से। SGST किससे गवर्न होगी? स्टेट से। ऐसे UT GST में 2 एक्ट लगेंगे, CGST और UT GST। CGST किससे गवर्न होगा? सेंट्रल से। UT GST किससे गवर्न होगा? यूनियन टेरिटरी से। एक्ट बेटा CGST है मेरे बच्चे, डेफिनेशन जितनी भी हैं CGST एक्ट में हैं। डेफिनेशन इस एक्ट में है, मैं क्या करूं? थोड़ा सा आगे चलो, ये अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें कैसे चल क्यों रहा है। बढ़ू फट्टे मारना। इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी? हाँ बेटा,
अरुण जेटली साहब 2017 में वही थे फाइनेंस मिनिस्टर। इसको देख के बताना जरा इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी, कोशिश कर बेटा। जब दो डिफरेंट स्टेट में, क्या स्टार्टिंग से तो बोल, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेटेड इन टू डिफरेंट स्टेट और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और इन वन स्टेट और अनदर इन यूनियन टेरिटरी, यही लिखा हुआ है। दोबारा बोलो, इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेटेड इन टू डिफरेंट स्टेट, लोकेटेड इन टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, लोकेटेड इन one state and another union territory, supply shall be treated as interstate supply। interstate supply में एक ही टैक्स लगता है, IGST। interstate supply में एक ही टैक्स लगता है, IGST। I stands for integrated, आखिरी में फुल फॉर्म लिखवाऊंगा, I stands for integrated। ये अकेला चलता है, सी कभी अकेला नहीं चलता। सी अपने साथ या तो एस को लेके चलता है या यू को लेके चलता है, आई हमेशा अकेला चलता है। इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? IGST। इंटरस्टेट होगी का बार बार बोलो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेटेड इन टू अलग अलग स्टेट, लोकेटेड इन टू अलग अलग यूनियन टेरिटरी। इन दोनों में से कोई एक चीज स्टेट में है और दूसरी चीज यूनियन टेरिटरी में है, सप्लाई क्या मानी जाएगी? इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स? एक टैक्स, IGST। लिखो सर, लोकेशन ऑफ बायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई अलग अलग होने का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और बेटा ये पूरा चैप्टर 5-6 लेक्चर लगाऊंगा, वहां लूंगा। अभी केवल ये पढ़ इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में चलते रहो। चलो जी, इंटर स्टेट सप्लाई अलग से हेडिंग डालो। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 7 ऑफ बोलो कब होता है भाई? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई located in two different states, located in two different union territory, one in state and another in union territory, one in state and another in union territory। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा टैक्स लगता है? IGST। इंपॉर्टेंट चीज, फॉलोइंग सप्लाई shall also treated as interstate supply। 5 सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएंगी? इंटरस्टेट। 5 सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी बेटा? इंटर स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। 5 सप्लाई ऐसी हैं, डेफिनेशन बड़ी हो गई बेटा। ये 5 सप्लाई ऐसी हैं जहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इंटर स्टेट। फर्क क्या पड़ेगा? IGST चार्ज होगा। 5 लिखो बेटा कौन कौन सी हैं। पहला, सप्लाई बाय या सप्लाई टू। या तो हम सप्लाई कर रहे हैं या हमें सप्लाई मिल रही है। सप्लाई बाय और सप्लाई टू, SCZ यूनिट और SCZ डेवलपर। या तो हम SCZ को सप्लाई कर रहे हैं या SCZ हमें सप्लाई कर रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा? IGST। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो जीरो रेटेड भी होती है। एक पर्सन की मल्टीपल कैपेसिटी हो सकती है,
आपके लिए बेटा मैं टीचर हूँ, अपनी डॉटर के लिए फादर हूँ, वाइफ के लिए हस्बैंड हूँ, फादर के लिए सन हूँ। मल्टीपल कैपेसिटी हो सकती है, नहीं आधे तो इसी में उलझे रहेंगे, सर आपने तो पढ़ाया था जीरो रेटेड होती है। हाँ तो क्या मल्टीपल कैपेसिटी है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंटरस्टेट होती है। मल्टीपल रोल हो सकते हैं ना, आप भाई भी हो बेटे भी हो यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सप्लाई बाय और सप्लाई टू, SCZ यूनिट और SCZ डेवलपर दोनों हैं। या तो मैं SCZ को बेच रहा हूं या SCZ मुझे बेच रहा है, बाय भी है टू भी है। जबकि जीरो रेटेड में क्या था, टू, सप्लाई टू SCZ, वहां बाय नहीं था। एम आई मेकिंग सेंस? ये समझ में आ गया? तो चाहे मैं SCZ को बेचूं चाहे SCZ मुझे बेचे, बिल पे क्या लगेगा, IGST। क्यों? बाय डिफॉल्ट क्या है ये, इंटर स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई मत देखने बैठ जाना, तुम हो रट्टू तोते। वो तुम्हें ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई बस, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो इंट्रा, अलग अलग है तो इंटर, इसमें चेक ही नहीं करना। मैं भी बैठा हूं बेटा यूपी में, SCZ मेरा बायर भी बैठा है यूपी में, सबसे नजदीक SCZ नोएडा में है, सेक्टर 64 आई थिंक। मैं भी बैठा हूं बेटा आपका मान लो लखनऊ में यूपी में, मेरा बायर SCZ में बैठा है बेटा नोएडा में, दोनों ही यूपी में है। टैक्स कौन सा लगेगा, IGST, क्योंकि सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लायर की लोकेशन देखनी नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना ही नहीं। एम आई मेकिंग सेंस? शैल आई मूव ऑन? अरे बोलो। यस सर, सब आ रहा है। सेकेंड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट करेंगे तो भाई इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, IGST चार्ज होगा। सर इंपोर्ट के ऊपर तो आपने पढ़ाया था कस्टम ड्यूटी भी लगती है गुड्स के ऊपर, हाँ IGST भी लगेगा, ठीक है ना। कस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में GST है, उसके ऊपर फोकस करो। तो चाहे गुड्स का इंपोर्ट कर रहा हूं चाहे सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। फर्क क्या पड़ेगा, IGST बिल के ऊपर चार्ज होगा। दो समझ में आ गई। तीसरा, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया, बेचने वाला इंडिया का होना चाहिए, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। नालायक एक्सपोर्ट की बात कर रहा होगा, एक्सपोर्ट लिखा नहीं, जो लिखा है वैसे पढ़ो। यहां तो सीधा लिख दिया इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, आगे क्या लिख रहा है, बेचने वाला कहां का होना चाहिए, सप्लायर कहां का होना चाहिए, इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई, डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स बेची यू ऑफ USA को, डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स बेची यू ऑफ USA को, तो बेचने वाला कहाँ का, दिल्ली। डेस्टिनेशन कहाँ पर, USA। प्लेस ऑफ सप्लाई USA। कौन सी सप्लाई है ये, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। कौन सा टैक्स, IGST। फोर्थ, सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट 2017। ये डला तो है, एट प्रेजेंट इफेक्टिव नहीं हुआ है, अभी समझाऊंगा डिटेल में। ये पॉइंट डला है पर एट प्रेजेंट ऑपरेशनल नहीं है। नॉलेज के लिए यहां लिख दो, एग्जाम में लिख के मत आ जाना। एट प्रेजेंट सेक्शन 15 इज not operational. At present section 15 is not operational. लो बना हुआ है, फ्यूचर में इफेक्टिव होगा, अभी ये ऑपरेशनल नहीं है क्या, मैं अपने आप समझा दूंगा, अभी याद करो। सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट, बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा, IGST। पर एट प्रेजेंट ये इफेक्टिव नहीं है, एग्जाम में ये लिख के मत आना बेटा,
ये तो मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए, एग्जाम में तो बस ये थ्योरी लिख के आनी है, ठीक है। और पांचवा, अगर सप्लाई का नेचर ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं चल रहा सप्लायर कहाँ का है, पता ही नहीं चल रहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी? इंटरस्टेट सप्लाई। एनी सप्लाई विच इज नॉट इंट्रास्टेट, any supply which is not intrastate supply shall be treated as interstate। ये तब होता है जब सप्लाई ही समझ में नहीं आ रही, भाई ये है क्या, ये सब एग्जांपल से दूंगा, एक बार अभी लिख लो। पांचवा, हर वो सप्लाई जिसका स्कोप ही क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा सप्लायर कहाँ बैठा है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? इंटरस्टेट सप्लाई। तो एक बार रटो, फिर धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूं। इंटरस्टेट सप्लाई अगर एग्जाम में आ जाए, डिफाइन इंटरस्टेट सप्लाई, डिफाइन इंटरस्टेट सप्लाई 5 मार्क्स, क्या लिख के आओगे? जल्दी जल्दी बोलो। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेटेड इन 2 डिफरेंट स्टेट, located in 2 different union territory, located in one state or another union territory, supply shall be treated as interstate supply। It includes 5 type of supply, it includes 5 type of supply। रटो एक बार, लॉजिक मैं अपने आप समझा दूंगा बेटा। नंबर 1, सप्लाई बाय और सप्लाई टू, ICAI, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर, बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट है, IGST लगेगा। नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरस्टेट है, IGST लगेगा। नंबर 3, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, एक्सपोर्ट नहीं लिखा, शॉर्टकट आप भी मत ले लेना, लिखा होता तो मैं वही लिख देता, ठीक है जी, लॉ से चलना बेटा। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, इंटरस्टेट है जी। नंबर 4, सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट अंडर सेक्शन 15, एग्जाम में आए तो लिख के आना है। एट प्रेजेंट वैसे ये सेक्शन अभी तक बेटा ऑपरेशनल नहीं हुई। और 5th और लास्ट, हर वो सप्लाई जिसका स्कोप क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही है क्या, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी बेटा? वो इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है जी। एक एक समझाना शुरू कर देता हूं, पहले यही समझा देता हूं, उल्टा चलते हैं। एनी सप्लाई विच इज नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई, 5 मिनट फोकस बेटा। कई बार ये समझ में नहीं आता कि सप्लायर कहाँ का है या इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एक सर्विस होती है लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट की अगर नॉलेज हो, एक सर्विस है बेटा लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी। मैंने आपको रिलायंस के शेयर बेच दिए, RIL, मैंने आपको रिलायंस के 100 शेयर बेच दिए एट द रेट ऑफ 1200 ईच, शेयर ही नहीं है, शॉर्ट सेलिंग कर दी, मेरे पास क्या नहीं है? शेयर्स नहीं है। आने वाले 2 महीने या 3 महीने में मेरे पास क्या आ जाएंगे? शेयर आ जाएंगे। उससे पहले मैंने आपको क्या कर दिया बेटा? ये सोल्ड आउट कर दिए। मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तभी तो मैं बेचूंगा। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। मैंने आपको सिक्योरिटी बेच दी, मेरे पास है नहीं, अब आप आगे खड़े हो गए, लाओ जी मुझे मेरे शेयर दो। अब मैं लाऊं कहां से? मार्केट से उधार लूंगा। जिसके पास रिलायंस के शेयर होंगे उससे मैं क्या करूंगा? उधार लूंगा, लैंडिंग और बोरोइंग। वो मुझे लैंड कर रहा है, मैं उसको क्या कर रहा हूं? बोरो कर रहा हूं। फ्री में दे देगा वो? क्या चार्ज करेगा? कंसिडरेशन मुझसे चार्ज करेगा। इस कंसिडरेशन के ऊपर GST लगेगा। इस कंसिडरेशन के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा? GST लगेगा। लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी चार्जेबल टू GST। पढ़ाऊंगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, सिक्योरिटी को लैंड करना या बोरो करना, उसके ऊपर GST चार्ज होगा। ये सब सेबी के प्लेटफॉर्म पे होता है। हैव यू हर्ड द वर्ड सेबी? सेब का फीमेल क्या चीज है? सेबी सुन रखा है ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्न करता है सिक्योरिटी मार्केट को। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। अब लैंड करने वाले को ये नहीं पता वो किससे बोरो कर रहा है, बोरो करने वाले को ये नहीं पता लैंड कौन कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। जब सप्लायर ही नहीं पता कौन है तो बिल पे कौन सा टैक्स लगे? सप्लायर को बायर नजर नहीं आ रहा, बायर को सेलर नजर नहीं आ रहा। ऑनलाइन काम करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, अगर शेयर्स में डील कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप खेलते हैं शेयर्स में, तो आपने एक बिड लगा दी, तो आपको थोड़ी ना पता है कि बेचने वाला कौन है।
आपके तो बस नजर आ जाएगा कि इतने शेयर्स आ गए आपके पास या इतनी सिक्योरिटी आ गई। बेचने वाले को खरीदने वाला नहीं पता, खरीदने वाले को बेचने वाले का नहीं पता, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। तो भाई ये सप्लायर ही नहीं पता कहाँ का है, तो क्या माना जाए बाय डिफॉल्ट? इंटरेस्टेड। पता ही नहीं चल रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई पता नहीं चलेगा, खरीदने वाला कहाँ का बैठा है, वो दिल्ली से बिल लगा रहा है, केरला से लगा रहा है, J&K से लगा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो जहां सप्लाई का स्कोप क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा, पर टैक्स तो लगेगा। कौन सा लगेगा? IGST बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी बेटा? इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। फिफ्थ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टेक योर टाइम। तो हर वो जिसका कोई नहीं उसका इंटरस्टेट, जिसका समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या है ये, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी बेटा आपकी? इंटर स्टेट। IGST क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। चलूं आगे। फोर्थ, नॉलेज के लिए बेटा, एग्जाम में तो बस लिख के आ जाना, सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट इंटरस्टेट है, एट प्रेजेंट ऑपरेशनल नहीं है। क्या चीज थी ये समझाता हूं। आप दुबई घूमने जाते हैं, आप बेटा हांगकांग घूमने जाते हैं, चाइना घूमने जाते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज जहां पर भी आप जाएं, आप वहां के लिए फॉरेन टूरिस्ट हो गए। कोई एक बेस ले लो, हांगकांग या दुबई का एग्जांपल ले लेते हैं। आप दुबई घूमने जा रहे हैं, वहां से मोबाइल लेके आ गए, आईफोन सस्ता पड़ता है, वहां से ज्वेलरी लेके आ गए, गोल्ड वहां से थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। अब वहां से जब आप परचेज करोगे, उनकी कंट्री में लगता है GST। उनकी कंट्री में क्या लगेगा? GST। वहां से पक्का बिल ले लेना, वो आपका पासपोर्ट नंबर उस बिल पे डाल देंगे। आप दुबई में हैं भी, दुबई में आपसे कुछ भी परचेजेज करो, अपना पासपोर्ट नंबर उसको दे देना, वो अपने बिल पे आपका पासपोर्ट नंबर डालेगा। फिर जब आप इंडिया में आएंगे, दुबई के एयरपोर्ट पे वो बिल दिखा देना, दुबई के एयरपोर्ट पे वो बिल दिखा देना, वो सारा GST आपको रिफंड हो जाएगा। टोटली GST आपको क्या मिल जाएगा साहब? दुबई गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी। दुबई क्यों कर रही है? एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं बेटा? आपके प्रमोट होते हैं। वहां पर जाओगे, परचेजेस करोगे, पहले तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो बिल कहाँ दिखा देना? दिल्ली के एयरपोर्ट पे नहीं, उनके अपने एयरपोर्ट पे काउंटर बने होते हैं अलग से, कस्टम रिफंड, वहां पर अपना क्या दिखा देना? बिल दिखा देना। आपको सारा का सारा GST क्या हो जाएगा? रिफंड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी समझे, इंटेंशन समझे, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट होगा उतना ज़्यादा बेटा फॉरेन करेंसी आ रही है उनकी अपनी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, सेल बढ़ रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी ना उनकी। तो ऐसे ही वर्ल्ड की मेजर कंट्री चाइना, वहाँ से कुछ भी परचेज कर लो बेटा, वहाँ पर क्या वैट बोलते हैं GST को, वो चार्ज होगा, एयरपोर्ट पे बिल दिखा देना, आपको रिफंड अलाउड हो जाएगा। हांगकांग इलेक्ट्रिक गैजेट सस्ते पड़ते हैं बेटा, मलेशिया इलेक्ट्रिक गैजेट सस्ते मिलते हैं, कुछ भी परचेज करो, बिल ले लो, बिल पे पासपोर्ट नंबर डलवाओ, एयरपोर्ट पे दिखाओ, सब कुछ आपको क्या करेंगे? वो वैट रिफंड करेंगे। एक्सपोर्ट उनके प्रमोट हो रहे हैं। 2017 में जेटली साहब SRCC पास आउट है बेटा, ये भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम भी अपने एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, फॉरेनर इंडिया में आ रहे हैं, ये भी इंडिया से परचेज कर रहे हैं। दिल्ली का एग्जांपल ले लो बेटा, आपका कौन सी मार्केट है? सरोजनी नगर, मिल जाएंगे नालायक फिरंगी वहाँ घूमते हुए, वो क्या कर रहे हैं? वहाँ से परचेजेज कर रहे हैं। वो परचेजेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला परचेज करो, यहाँ से टैक्स जितना पे करना है करो, वो वापसी में बिल दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखा देना, हम आपको क्या कर देंगे? टैक्स रिफंड कर देंगे। जेटली साहब की ये इंटेंशन थी, हमारे टैक्स वो हमें वापस कर रहे हैं जब हम बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएगा, हम उनको क्या करेंगे? टैक्स वापस करेंगे। अब अगर बिल के ऊपर 2 टैक्स लग जाते, CGST और SGST, तो रिफंड के लिए 2 गवर्नमेंट आ जाती पिक्चर में। CGST का कहाँ से होता? सेंट्रल से। SGST का किससे होता? स्टेट से। तो जेटली साहब ने बोला जी बाय डिफॉल्ट इसको इंटरस्टेट सप्लाई मान लो, टैक्सी एक लगेगा IGST गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्सी एक लगेगा IGST, रिफंड में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। लो तो बना था बट एट प्रेजेंट ऑपरेशनल नहीं हो पाया। सर ऑपरेशनल क्यों नहीं हो पाया? अब उस दुकानदार के एंगल से सोचो, जो दुकानदार गुड्स बेच रहा है, आपकी दुकान है बेटा सरोजनी नगर में, आपके पास 10 डोमेस्टिक क्लाइंट आ रहे हैं, एक फॉरेनर आ रहा है, आप तो सीधा बिल काटे जा रहे हैं दिल्ली के, और उस पर क्या लग रहा है? CGST SGST, फिरंगी लाइन में लग रहा है बेटा, वहां पर रिफंड दे दो जी, वो कह रहा है IGST लगवा के ला, फिरंगी कह रहा है मुझे क्या पता IGST क्या होता है, फिरंगी मतलब फॉरेन टूरिस्ट, वो कह रहे मुझे क्या पता IGST क्या होता है, अपना सिस्टम सुधारो। उधर दुकानदार कह रहा है भाई मुझे क्या पता कौन सा लगाना है,
मेरा तो सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिक बिल निकल के आ रहा है, वो बिल पे निकल के क्या आ रहा है, CGST और SGST, वो वैल्यू डाल रहा है ना, वो तो अपने सॉफ्टवेयर में है। इसलिए एट प्रेजेंट ये क्या नहीं है बच्चे, ऑपरेशनल नहीं है। इंडिया में स्कीम बन जाती है, इंप्लीमेंट होने में सालों लग जाते हैं। तो कॉपी तो कर दिया जोश जोश में, हम भी रिफंड करेंगे, हमारे भी एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे, 100 एक्सपोर्ट होंगे। 4 टाइप की तो GST है, CGST, SGST, UTGST, IGST। 17 की जगह 1 हो गया, 1 हो गया, 4 तो अब भी चल रहे हैं। बाहर एक्चुअल में 1 है, कई कंट्री में वैट बोल देते हैं, कई कंट्री में GST बोलते हैं। अब बाहर जाए हम 2 टैक्स लग रहे हो, हमें क्या पता कौन से 2 लगने हैं। बिल मांग लेंगे, ये पासपोर्ट है भाई, पक्का बिल दे दे बस, कि एयरपोर्ट पे हम दिखा दे और हमें क्या मिल जाए, रिफंड मिल जाए। हमें क्या मतलब है तेरी कंट्री में क्या चल रहा है भाई, C और S चल रहा है, C और U चल रहा है, I चल रहा है। तो ये डल तो गया था, एट प्रेजेंट बेटा ये इफेक्टिव नहीं है। सर अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पक्का बिल ले लो, एयरपोर्ट पे दिखाओ, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, है ही नहीं, रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 नाम से ही समझ में आ रहा है, सप्लायर इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट की बात करना चाह रहा होगा, पर लॉ ने एक्सपोर्ट लिखा नहीं, हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी लॉ की लैंग्वेज से, सप्लायर इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। सेकंड इंपोर्ट की बात कर रहा है बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। फर्स्ट इसमें मत फंस जाना, कंफ्यूजन हो जाती है जीरो रेटेड से, ठीक है वो जीरो रेटेड भी होगा, ये इंटरस्टेट है, या तो हम SEZ को बेच रहे हैं या SEZ हमें बेचता है। नहीं आया ना, ये सप्लाई क्या मानी जाएंगी, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट पे क्या लगता है भाई, एक ही टैक्स, IGST। 15-20 एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, बस मुझे 2 चीजें बताना, नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा है या इंटर है, और फिर आपने बताना है टैक्स कौन सा लगेगा। लिख रहे हो बेटा आप साथ साथ। आकांक्षा बेटा आपकी क्वेरी इसमें आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनते चलो। पहला कॉलम बनाओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये कहां का है। दूसरा कॉलम बनाओ, बायर कहां का है। कोई इसकी रेलेवेंस है वैसे कोई, अरे कुछ तो बोलो, नहीं, पर एग्जाम में आती हैं एक्स्ट्रा चीजें। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का, लोकेशन ऑफ बायर कहाँ का, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, ये पूरा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 3 चीजें मैं आपको दूंगा बेटा, आपने बताना है नेचर ऑफ सप्लाई, इंट्रा स्टेट है या इंटरस्टेट है, और फिर आपने बताना है टैक्सेस कौन कौन से लगेंगे। मैं 3 इंफॉर्मेशन दूंगा, सप्लायर कहाँ का, बायर कहाँ का, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, उसके हिसाब से आपने नेचर बताना है, उसके हिसाब से आपने टैक्सेस बताने हैं कौन कौन से लगे। लिखो, बेचने वाला दिल्ली का चांदनी चौक, खरीदने वाला रोहिणी का, कौन सा सेक्टर है ये, 10, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्टर 10। पहला है इसलिए मैं बता देता हूं, सब कुछ दिल्ली है तो नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रास्टेट। पहले तो ये बताओ मैंने चेक क्या क्या करा है, वो अलग बात है, यार सब कुछ दिल्ली है, फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने देखा है ये और ये सब यूजलेस है, इसे देखना भी मत। सर फिर आपने लिखा क्यों है, एग्जाम में आता है परेशान करने के लिए। बस 2 चीज़ों के पीछे पड़ जाओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। चेक करो जल्दी से, सेम स्टेट में, हाँ करो, हाँ सर, क्या लगेगा भाई, टैक्स कौन सा लगेगा, CGST और UTGST, CGST और IGST। बेटा मैं भूल जाता हूं, CGST प्लस SGST दोनों लगेंगे, C प्लस S,
दिल्ली स्टेट की तरह ट्रीट होगा ना। सप्लायर दिल्ली का, बायर दिल्ली का, डिलीवरी ले रहा है अपनी फैक्ट्री हरियाणा में। नेचर बोलो, नेचर। तो बायर तो देखना ही नहीं है, देखना क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों अलग अलग स्टेट में हैं। अलग अलग स्टेट में है तो कौन सी सप्लाई है ये? इंटर स्टेट। क्या लगेगा? IGST। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब घूम जाओ पूरे इंडिया में, ये दिल्ली का, ये यूपी का, डिलीवरी ले रहा है दिल्ली में। ठीक है, लिखते रहना आप जरा, मैं एक बार लिखवा दूं इकट्ठे 20-25, या एक एक को सॉल्व करें? आराम आराम से, तो फिर मैं ही कर रहा होता हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ आप ट्राई करो। ठीक है सर, दिल्ली डिलीवरी ले रहा है पुडुचेरी। अब जरा दिल्ली से बाहर निकालता हूँ तुम्हें। लोकेशन ऑफ सप्लायर चंडीगढ़, बायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इसमें फंसते हैं बच्चे। बेचने वाला दमन एंड दीव का, खरीदने वाला दमन एंड दीव का, डिलीवरी ले रहा है दादर एंड नागर हवेली में। वही हवेली नाम है, कहीं आपको लग रहा है वहाँ कोई हवेली बनी हुई है? 12 खंबा रोड पे खंबे नहीं है। हाँ, नाम है धोला कुआं, कुएं थोड़ी ना है वहाँ। इमेज हो जाती है यार, ये घूमने जाओ ना वहाँ, हमें लगता है कोई हवेली होगी, कुछ नहीं है ना, लायक पार्क बना रखे हैं। चलो, सप्लायर है बेटा आपका लद्दाख का। ओ भाई, सप्लायर आपका लद्दाख, बायर दिल्ली, डिलीवरी ले रहे हो बेटा आप लद्दाख में। चलो, अब जरा दिल्ली से हटो, हरियाणा, यूपी, केरला घूमते रहो। जम्मू कश्मीर, जम्मू, ठीक है भाई, रुक जाना लायक, पहले लिखने दे। क्या हो गया? अरे आराम से भाई, अभी सोचने तो दे बेटा, ये तुम कहाँ कहाँ फंस सकते हो। लक्षद्वीप, यार कौन लिखे इतना बड़ा? लक्षद्वीप लिखा है भाई ये। बायर कहाँ का है? हरियाणा का लक्षद्वीप। साथ साथ चलो, लिखो आराम आराम से। ले बेटा आराम से देख तू, बोलो थर्ड बोलो, दिल्ली यूपी दिल्ली। क्यों सर? लोकेशन ऑफ बायर तो देखनी ही नहीं। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट है तो भाई दिल्ली स्टेट है, C+S। मेरे से पूछ बेटा, उसे अपना ही नहीं पता, मेरे से पूछ, मत पूछ। चल भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई पुडुचेरी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में कितने टैक्स लगते हैं? एक। क्या नाम है? IGST। बहुत बढ़िया।
लोकेशन ऑफ सप्लायर चंडीगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, आप बोलो इंट्रा स्टेट। पर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो कौन से टैक्स लगेंगे? सी प्लस यू। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का बताना जरा अगला। ये बताओ, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। यार चलो 5 मिनट बैठाता हूँ। ये क्या चीज़ है भाई? इंट्रा, क्योंकि ये एक ही है। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर 2019 के बाद ये एक ही है। क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट है तो कितने टैक्स? 2 टैक्स। कौन कौन से? सी प्लस यू। यूनियन टेरिटरी है ना बेटा ये? नहीं आ रहा सर, सब आ रहा है बेटा। ये चलो लद्दाख, ये बीच वाले तो बकवास है, ये और ये देखना है। इंटर, क्यों इंटर? इंट्रा, सप्लायर भी लद्दाख का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लद्दाख, क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट है तो भाई 2 टैक्स लगेंगे, पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, सी प्लस यू। आगे बोलो, और मुझे पढ़ने दो। हरियाणा से केरला, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होते ही एक ही टैक्स लगता है, आई। आई अकेला चलता है बेटा, ये झुंड में चल रहे हैं, ठीक है? चलो ये बताना, जम्मू से जम्मू इंट्रा, और अगर यहाँ जम्मू की जगह कश्मीर होता तो भी इंट्रा। दोनों ही JNK में है ये, ठीक है? इंट्रा JNK स्टेट की तरह ट्रीट होगा, क्या लगेगा? सी प्लस एस, ठीक है जी? आगे बोलो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इंट्रा। और बेटा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, CGST प्लस UTGST। और स्टेट ले लो भाई, MP, UP, उत्तराखंड। मतलब कहाँ तक लिस्ट बनाऊं यार, घूमते रहो। मध्य प्रदेश, लोकेशन ऑफ सप्लायर उत्तराखंड, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट, IGST। सप्लायर दिल्ली का, बायर USA का, प्लेस ऑफ सप्लाई USA। बोलो, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होते ही आप पूछो, वही बना दूं मैं। और कोई कॉम्बिनेशन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे हिसाब से तो हो गए। एंडलेस है, कितने मर्जी स्टेट लिख लो। सर आपने तमिलनाडु तो लिया ही नहीं, ले। सर आपने आंध्रा तो लिया ही नहीं, ले। सर उड़ीसा तो लिया ही नहीं, ले। घूमते रहो। मतलब कहाँ तक बनाऊँ बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तमिलनाडु से उड़ीसा, IGST। एस क्या? आई है बेटा, राइटिंग है। एस तो खाली लगता ही नहीं ना, एस तो अकेला चलता ही नहीं बेटा। एस अपने आप में किसको लेके चलता है? सी को। क्लियर? CGST फुल फॉर्म लिखो।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके रूल्स बने हुए हैं। ये तो हो गया एक्ट, फिर बने हुए हैं रूल्स। इसके रूल्स का क्या नाम होगा? CGST रूल 2017, फुल फॉर्म भी आ गई, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 बेटा। रूल्स बने हुए हैं CGST रूल 2017। टोटल कितने एक्ट होंगे पूरे इंडिया में? एक मिनट। चलिए, टोटल कितने एक्ट होंगे बेटा पूरे इंडिया में? CGST के कितने एक्ट होंगे पूरे इंडिया में? एक। सर ये क्या बच्चों वाली बात है? अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अरे बेटा टाइम पास नहीं कर रहा, अभी आएगा समझ में। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 से गवर्न होता है। इसके भी रूल्स बने हुए हैं। और अब सोच के बताओ ये कितने होंगे? हर स्टेट का अपना अलग अलग है विद द नेम ऑफ स्टेट। दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यूपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, केरला गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। जल्दी से बताओ ये कितने एक्ट होंगे? 31। 28 स्टेट है और 3 यूनियन टेरिटरी, इसलिए लिखवा रहा था ये कि आपको लगे टाइम पास कर रहा हूं। सॉरी 31 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उससे बढ़िया तो वो 17 ही ठीक थे। ये तो 31 हो गए, बच गए। जो CGST में लिखा है वो पैरेलल SGST में लिखा है, नहीं तो ये सबस्यूम्ड हुए थे 17, पढ़ने पड़ जाते 32। ये तो पैरेलल है बिल्कुल कि जो CGST में है कट कॉपी पेस्ट किस में है बेटा? SGST। चलो UTGST फुल फॉर्म, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इसका 2017। रूल्स भी फिर यही होंगे, UTGST रूल्स 2017। एक्सपर्ट महापंडित हो बेटा आप लो के, जहां खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू है। ये कितने होंगे? सारी यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल कंट्रोल कर रही है, तो सेंट्रल तो एक ही बना के खत्म करेगी। हीरे हैं हम भी, तुम याद कर लो बेटा। हाँ, वो सारी यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल तो एक ही कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही एक्ट है इसका, ठीक है। IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। रूल्स IGST रूल 2017। सोच के बताओ कितने होंगे? एक है बेटा, एक एक्ट। कुल मिला के अगर मैं GST में एक्ट की बात करूं, टोटल कितने हो गए? 1 और 31, 32, 33, 34 एक्ट है बेटा टोटल। टोटल कितने हैं? 34 एक्ट। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, एक ये पढ़ना होता है और एक ये पढ़ना होता है। ना तो SGST सिलेबस में है, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं, मैं प्रैक्टिस में भी हूं बेटा, ये कभी नहीं पढ़ा जाता। C पे कमांड कर लो, कट कॉपी पेस्ट S होता है, अलग अलग ये हो ही नहीं सकते, नहीं तो सिमेट्री नहीं बैठेगी GST में। जो C में लिखा है वही किस में लिखा होता है बेटा? आपका S में। बच गए। ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है। सिलेबस में भी ये 2 हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे GST कितने टाइप की है बेटा?
4, CGST, SGST, UTGST, IGST। एक अलग से लगता है, आपके इंटर में नहीं है, कंपनसेटरी सेस। इसका भी एक्ट लिख लो, कंपनसेटरी सेस एक्ट 2017। कंपनसेटरी, कंपनसेशन से वर्ड निकला है कंपनसेटरी, कंपनसेशन से वर्ड निकला है बेटा कंपनसेटरी सेस। तेजी से बताता हूं ये क्या होता है। 2017 में जब जीएसटी आ रहा था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, तो कई स्टेट को तो बेनिफिट होगा। दिल्ली सबसे ज़्यादा बेनिफिट में था, क्योंकि हर चीज़ का डेस्टिनेशन क्या है बेटा आपका, दिल्ली। कई स्टेट को नुकसान हो रहा था, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा नुकसान उसको था। धागा सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, कपड़ा बिकता है चांदनी चौक में, सारा चांदनी चौक से कहाँ रहा है बेटा, दिल्ली में। रिवेन्यू पहले किसके पास जा रहा था, तमिलनाडु के पास। जीएसटी आते रिवेन्यू किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। तो 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, स्टेट बात सुनो इधर आओ, जीएसटी को आने दो, इंटरफेयर मत करो। तमिलनाडु कह रहे जी हम तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो रिवेन्यू सारा का सारा किसके पास चला गया, दिल्ली के पास चला गया। वेस्ट बंगाल टेक्सटाइल का हब है, वो भी रेडीमेड गारमेंट का बेटा। दिल्ली में क्या हो रहा है, सारा का सारा सोल्ड आउट हो रहा है, गांधीनगर मेजर मार्केट है ये। और वो भी कह रहे हैं जी अगर जीएसटी आ गया हमारा तो नुकसान है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, जीएसटी के कारण जितना नुकसान होगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कंपनसेट करेगी। जीएसटी के कारण जितना नुकसान होगा सेंट्रल स्टेट को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। पहले 5 साल के लिए, 2017 से 5 साल कितने हो जाएंगे बेटा, 2022। यहां तक हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। और अगर कोई स्टेट सरप्लस में है तो उससे वापस नहीं लेंगे। दिल्ली जैसे सरप्लस में है उससे पैसा वापस नहीं लेंगे। कोई स्टेट नुकसान में है तो उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। अब गवर्नमेंट को इसके लिए क्या चाहिए, पैसा। कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट को, पैसा। तो गवर्नमेंट इसके लिए लगाती थी कंपनसेटरी सेस, वो रिवेन्यू इकट्ठा करती थी और फिर उन स्टेट को दे देती थी जो नुकसान में चल रहे थे। कितने साल के लिए आया था, 5 साल। 5 साल के बाद बेटा रिम्बर्समेंट तो स्टेट को होना बंद हो गई। ये टैक्स आज भी लग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह खून लग गया, पैसा तो आ ही रहा है। रिम्बर्समेंट की गारंटी कितनी थी, 5 साल तक, वो गारंटी तो खत्म हो गई 22 में ही, अब तो 26 में बैठे हैं नाम, वो गारंटी तो खत्म हो गई। गवर्नमेंट कह रही है इसको चलने दो, कोई नहीं। 5 आर्टिकल हैं जिसके ऊपर ये आज भी लगता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कोल, एरिएटेड वाटर, सिलेक्टेड आइटम हैं जिनके ऊपर कंपनसेटरी सेस चार्ज होता है। तो कुल मिला के जीएसटी में बेटा 5 चीजें हो जाती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, 4 भाई, 5वीं बहन है इनकी, कंपनसेटरी सेस। ठीक, आज 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ बेटा, मुझे काम है, डिपार्टमेंट में निकलना है मुझे एक बार जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइम बराबर कर दूंगा, डोंट वरी। 10 मिनट मतलब 12:40 तक थी, 45 तक थी, 5 मिनट लेट छोड़ा था, बड़ा हिसाब रखते हो नालायक हो। चलो आज के लिए इतना बेटा, ये वाइंड अप नहीं हुआ है, डिटेल में वाइंड अप करूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में।